गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। कक्षा 6 पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 राजस्थान बोर्ड की एक किताब है, आरबीएससी बोर्ड अजमेर की। पुस्तक का नाम है हमारा राजस्थान, भाग फर्स्ट। इसके 9 चैप्टर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 9 चैप्टर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कौन कौन से चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस बुक का लास्ट लेक्चर है। देखिए, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र और राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। ये सभी 9 चैप्टर्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट, हमारे राजस्थान कक्षा 6 हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है आरबीएससी बुक हमारे राजस्थान कक्षा 6, उसकी प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी ये 9 लेक्चर्स आपके डले हुए हैं। वहाँ जाकर आप ये लेक्चर्स ले सकते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है लोक संस्कृति एवं कला। इस बुक का कक्षा 6 की जो बुक है, इसका लास्ट चैप्टर है। कक्षा 6 की जो किताब है इसका लास्ट चैप्टर है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से कक्षा 7 की किताब स्टार्ट हो जाएगी। कक्षा 7 की बुक स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए। साथ ही इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन लेक्चर्स का, जो भी अपने लेक्चर्स डले हुए हैं, इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना लेक्चर है जो लोक संस्कृति एवं कला, चैप्टर नंबर 10। देखिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। देखिए ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जो इस चैप्टर का है। काव्या ने क्या अटेंड किया है, गणतंत्र दिवस की परेड अटेंड की है, और वहाँ पर अलग अलग राज्यों से उसके पास में बच्चों से वो अवगत हुई है, और उन राज्यों की जो कला संस्कृति है उसके बारे में जाना है। साथ ही जो अपने राजस्थानी कला संस्कृति है उससे उन बच्चों को अवगत कराया है। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख हैं। अब देखिए आपको जनजातियों से रिलेटेड एक चीज़ मिल चुकी है यहाँ पर कि दक्षिण राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर, ये सभी क्या है, प्रमुख जनजातियाँ हैं जो दक्षिण राजस्थान में निवास करती हैं। यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण राजस्थान में कौन कौन सी जाति है, या फिर आपको सहरिया, गरासिया, डामोर ये जनजातियों के नाम दे देगा। उसके बाद में आपसे पूछेगा राजस्थान के किस दिशा में ये जनजातियाँ निवास करती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आपको दक्षिण राजस्थान आंसर अपना लगाना है। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूप में जाना जाता है। अब देखिए जो अपनी राजस्थानी भाषा है इसके दो रूप कौन कौन से हैं। एक है पूर्वी राजस्थानी भाषा और दूसरी है पश्चिम राजस्थानी भाषा, ठीक है।
दो भाषा हो गई अपने पास में, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। अब देखिए, जो अपने पूर्वी राजस्थानी है, ये आप समझ लीजिए, ये अपना राजस्थान का मैप हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये उसके डायरेक्शंस हैं। तो आप देखिए, अपने पास में पूर्वी राजस्थानी है और पश्चिमी राजस्थानी, ये दो भाषाएं हैं। अब जो पूर्वी राजस्थानी में जो बोलियां प्रतिनिधि करती हैं पूर्वी राजस्थान की, वो कौन कौन सी हैं? एक है ढूंढाड़ी, जो जयपुर की बोली है, फिर है हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। ठीक है। अब जो पश्चिम राजस्थान भाषा की प्रतिनिधि करती हैं वो 4 बोलियां कौन कौन सी हैं? अब हम बात करते हैं पश्चिम राजस्थान भाषा की। तो वो 4 बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खींच, कहीं मक्के की रोटी, तो कहीं कैर और सांगरी। अब देखिए, अलग अलग जो अपना स्थान है उसके हिसाब से अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग बोलियां हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी, ये सभी अलग अलग बोलियां हैं, अपने स्थानीय स्थानीय जगहों की अलग अलग बोलियां हैं। ठीक है। अपने राजस्थान में भी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं और अलग अलग खान पान खाया जाता है। अब देखिए, ये एक चित्र है अपने पास दाल बाटी का, ये एक चित्र है घेवर का और ये एक चित्र है चूरमा का। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेशभूषा के बारे में। वेशभूषा, राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। अब देखिए, जो राजस्थानी वेशभूषा है वो किसके लिए जानी जाती है? अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती हैं। जो महिलाएं वो क्या पसंद करती हैं राजस्थान में पहनना? घाघरा, चोली या फिर रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी। अब देखिए, पुरुष क्या पहनना पसंद करते हैं? पुरुष का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थान पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। आपको पता होगा, जो अपने राजस्थान की पगड़ी है वो स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक है, जो कि एक अलग ही आकर्षण दिखाई देता है। ठीक है। वर्तमान में पश्चिम वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगीय वेशभूषा प्रभावित करती है। तो ये हमने बेसिकली हल्का सा अपनी वेशभूषा के बारे में जाना। ठीक है। देखिए, कंप्लीट इसके ऊपर जो अपनी लोक संस्कृति और कला है, इसके ऊपर कंप्लीट एक बुक है जिसको हम कक्षा 9th या 10th में हम उस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। अभी हम क्लास 6 पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम 7, उसके बाद 8, देन 9 और लास्ट में हम 10th की जो किताब है उसको हम पढ़ेंगे। मनोरंजन के पारंपरिक साधन, मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय व सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुक्का छिपी, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। ये खेल आपने भी बहुत सारे खेले होंगे, ऐसे खेल आपने भी बहुत सारे खेले होंगे। जैसे आपने पता होगा कंचे का खेल किसे कहते हैं, लट्टू चक्कर क्या है, गिल्ली डंडा आपने भी खूब खेला होगा, सितोलिया आपने भी खूब खेला होगा। तो हम अपने बचपन को भी याद कर सकते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए, चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरभर, नरझारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल थे। अब देखिए, आपको पता होगा कि और कुछ नहीं तो आपने पतंगबाजी तो अभी तक चलती है, कठपुतली का डांस भी आप बच्चों ने देखा होगा, कठपुतली का डांस। और अगर ये सब चीज़ भी नहीं देखी है तो सपेरे का खेल आपने जरूर देखा होगा, सपेरे का खेल। ठीक है। तो ये सभी किसके साधन थे? ये मनोरंजन के साधन थे। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, दासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भव्य आदि हैं। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं।
अब देखिए जो अलग अलग लोकनाट्य शैली में कौन कौन से आते हैं। अब देखिए यहाँ से भी यहाँ पे क्वेश्चन पुट हो सकता है, हालांकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि लोकनाट्य शैली में कौन कौन सी चीज़ आते हैं। ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तुलदा, कलंगी, राजदारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी और भवी, ये सभी किसमें सम्मिलित हैं? लोकनाट्य शैली में। अब हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक विविधताएं क्या क्या हैं अपने राजस्थान की। देखिए सांस्कृतिक विविधताएं, राजस्थान में सभी पर्व व त्योहार हर्ष व उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले और गवरी गैर ब्रह्मत नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। देखिए अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे त्यौहार व पर्व मनाए जाते हैं। उन त्यौहार व पर्व में से ही कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो अलग अलग मेले हैं उनका भी आयोजन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग नृत्य हैं, जैसे गवरी नृत्य, गैर नृत्य, रम्मत नृत्य, ये सभी क्या है जो हमारी लोक संस्कृति को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गणगौर। गणगौर, अब देखिए त्यौहार के बारे में कुछ टॉपिक दे रखे हैं, उस जो दो चार अपने पास त्यौहार इसमें दे रखे हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है गणगौर। आपने कहावत भी सुनी होगी कि 30 त्योहारी बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। तो हमारे जो त्यौहार स्टार्ट होते हैं वो 30 से स्टार्ट होते हैं, 30 से हमारे त्यौहार की शुरुआत होती है और गणगौर पर त्योहारों का समापन होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ते हैं गणगौर के बारे में। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। तो गणगौर कब से शुरू होता है? चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। अब देखिए गणगौर में दो शब्द हैं, एक गण एक गौर। गण का अर्थ है शिव और गौर का मतलब है गौरी, मतलब पार्वती। तो गणगौर पर किसकी पूजा की जाती है? शिव व पार्वती की पूजा गणगौर पर की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमने गणगौर के बारे में कुछ चीज़ें हमें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तीज के बारे में। सावन के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। अब देखिए जो तीज है वो कब मनाया जाता है? सावन के महीने में। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती हैं तो ये किसी उत्सव से कम नहीं होता। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहित पड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज या सातोड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। अब देखें आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले तीज कब आती है? तीज आती है सावन माह में। कब आती है? सावन माह में तीज आती है। उसके बाद में आप देखिए सावन के भी शुक्ल पक्ष तृतीय को, सावन के भी शुक्ल पक्ष तृतीय को। दूसरी चीज ये आती है तीज अपने पास में। लेकिन अब क्वेश्चन कई बार आ जाता है कजली तीज या सातोड़ी तीज के बारे में। तो कजली तीज और सातोड़ी तीज कब आती है? ये आती है भाद्रपद के महीने में भाद्रपद कृष्ण पक्ष को। कब? भाद्रपद कृष्ण पक्ष को ये जो कजली तीज या सातोड़ी तीज मनाई जाती है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। ये त्यौहार प्राकृतिक और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शीतलाष्टमी। आपने शीतलाष्टमी का नाम नहीं सुना होगा तो आपने बासुड़ा का नाम जरूर सुना होगा। उस शीतलाष्टमी या बासुड़ा दोनों एक ही चीज़ है। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बासुड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया गया जो भोजन है वो किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डोंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। अब देखिए शीतलाष्टमी को क्या किया जाता है? शीतलाष्टमी या बासुड़ा पूजन उस दिन क्या किया जाता है? और पहली बात ये आता कब है? ये आता है चैत्र माह में। कब आता है? चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। अब इस दिन क्या किया जाता है? देखिए एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है और उसे सुबह नेक्स्ट डे
शीतला शीतला माता के भोग लगाया जाता है और शीतला माता के भोग लगाने के बाद उस भोजन को हम स्वयं करते हैं। ठीक है, अब शीतला माता का मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जयपुर का जो चाकसू की सील की डोंगरी है और उदयपुर वल्लभनगर कस्बे में क्या है, शीतला माता का मंदिर स्थित है, जहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया या आखातीज या फिर ये क्या है, एक अबूझ सावा भी है, अबूझ सावा भी है एक। तो अक्षय तृतीया, इस दिन को आखातीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल जो आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे की खीच भी बनाई जाती है। अब देखिए, अक्षय तृतीया को, आखातीज को क्या कहा जाता है कि हम कोई भी जो शुभ काम है, हमारा मांगलिक कार्य, वो हम कर सकते हैं बिना मुहूर्त निकलवाए, वो हम इस दिन कर सकते हैं, अक्षय तृतीया को या आखा तीज को, दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पुष्कर मेले। अब देखिए, राजस्थान में कुछ प्रमुख मेले हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले, अभी हमने त्योहारों के बारे में डिस्कस किया था, अब हम मेलों के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो देखिए मेले कौन कौन से हैं, जैसे कि पुष्कर मेला अजमेर जिले के पुष्कर में, अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। अब देखिए, पुष्कर मेले का आयोजन कब होता है, कहाँ कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा को, और कहाँ होता है, अजमेर जिले के पुष्कर में। ठीक है, अजमेर, पुष्कर मेला कहाँ आयोजन होता है, अजमेर में। ठीक है, इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्सव से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण के प्रमुख केंद्र है। सायकाल यहाँ दीपदान होता है। अब देखिए, दीपदान की प्रथा कहाँ पर स्थित है, पुष्कर मेले में। कहाँ स्थित है, पुष्कर मेले में। साथ ही यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पुष्कर मेले का आयोजन कब होता है, तो कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केला देवी में, केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। अब आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि लक्खी मेला किसे कहते हैं, तो लक्खी मेला किसे कहते हैं, केला देवी के मेले को। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र कृष्ण द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महावीर जी का मेला। महावीर जी के मेले का कहाँ आयोजन होता है, सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। अब देखिए, जो महावीर जी का मेला है, महावीर जी का मेले का आयोजन कहाँ होता है, सवाई माधोपुर जिले में। और कब होता है, चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेले का आयोजन होता है। इसमें आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोटा का दशहरा मेला। कोटा के महाराजा दुजनसाल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राष्ट्रीय सवारियां, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराज उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षण बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। अब देखिए, जो कोटा का दशहरा मेला है, ये कब से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ महाराज दुजनसाल सिंह के शासनकाल से। इनका शासनकाल कब है, 1729 से 1756 ईस्वी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हरियाली अमावस्या मेला। हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। तो सबसे फर्स्ट लाइन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत किसने की थी, उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह ने। कब की थी, 1899 ईस्वी में। कहाँ ये मेले का आयोजन होता है, तो उदयपुर जिले में। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उनसे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया हरियाली अमावस्या मेले के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से भी जाना जाता है, गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी दरगाह कहाँ स्थित है, अजमेर में। कहाँ स्थित है, अजमेर में इनकी दरगाह स्थित है। अजमेर में इनकी दरगाह पूरे देश के लोगों का आस्था का केंद्र है।
इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। अब देखिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो मेला है उसका आयोजन कब होता है? उसका आयोजन होता है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। इस्लामिक कैलेंडर का जो रजब माह है, रजब माह रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेनेश्वर मेले के बारे में। बेनेश्वर मेला ये राजस्थान के आदिवासियों समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगत की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। अब देखिए, जो बेनेश्वर मेला है इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले, बेनेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो डूंगरपुर जिले में। बेनेश्वर मेले का आयोजन कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को। बेनेश्वर मेले को कौन से समाज के लोग, ये किस समाज का सबसे बड़ा मेला है? ये भी क्वेश्चन पूछ हो सकता है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। और जो बेनेश्वर धाम है वो कहाँ स्थित है? किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो माही जाखम सोम नदी, ये 3 नदियों का जो संगम होता है बेनेश्वर धाम में, तो बेनेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। तो ये सभी इन 3 लाइनों से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं करणी माता का मेला। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन पुट हुआ है करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में। करणी माता का जो मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है? बीकानेर जिले में। ठीक है, विशेष बात क्या है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सफेद चूहे, अत्यधिक संख्या में सफेद चूहे कहाँ विचरण करते हैं? तो वो कहाँ करते हैं? करणी माता के मंदिर में। इसका मतलब देशनोक बीकानेर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं खाटू श्याम जी के बारे में। नेक्स्ट, खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी का जो मेले का आयोजन है कहाँ किया जाता है? देखिए, सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेले का आयोजन होता है। अब खाटू श्याम जी का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सीकर जिले में। और कब किया जाता है? फाल्गुन माह को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाबा रामदेव का मेला। बाबा रामदेव का मेला जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास लुनिशा नामक स्थान पर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीय से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोग आस्था है, सभी लोगों की आस्था है। अब बाबा रामदेव का जब मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर में भी कहाँ? पोखरण जिले में। और पोखरण में भी कहाँ? लुनिचा नामक स्थान पर। और कब आयोजन किया जाता है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक मेले का आयोजन होता है। ठीक है, जो बाबा रामदेव हैं ये एक लोक देवता हैं। जब लोक देवता का टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें बाबा रामदेव की जितनी भी डिटेल्स हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गलियाकोट का उर्स। अब देखिए, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार ए फकरी के नाम से जाना जाता है। ये दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, गलियाकोट का उर्स कहाँ पड़ता है? तो डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में भी कहाँ? सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में। ठीक है, यहाँ पर गलियाकोट का जो उर्स है यहाँ पर क्या स्थित है? फखरुद्दीन मौला की मजार स्थित है। जो फखरुद्दीन मौला की मजार है उसे क्या कहा जाता है? मजार ए फकरी के नाम से भी उस मजार को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ अन्य मेले हैं। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले में जीण माता का मेला, अलवर का भरतरी मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का मेला, बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। अभी देखिए आप, ये सभी अन्य मेले हैं जो आपसे बार बार प्रीवियस ईयर का आप जब क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मेले भी पूछे जाते हैं। जैसे भरतरी का मेला पूछा जाता है, जीण माता का मेला पूछा जाता है कहाँ आयोजित होता है? भरतरी का मेला अपने अलवर जिले में आयोजन होता है। जीण माता का मेला सीकर जिले में आयोजित होता है। ठीक है, राजस्थान में प्रत्येक नगर कस्बे गाँव में स्थानीय स्तर पर भी मेले का आयोजन होता है। अब देखिए, कुछ हम प्रमुख लोक देवता एवं संत के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी संत
और लोक देवता के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 4-5 जो प्रमुख हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी भी कंप्लीट डिटेल्स इस चैप्टर में आपको उपलब्ध नहीं है। कंप्लीट डिटेल्स तो आपको 9th या 10th की पुस्तक में ही उपलब्ध कराई जाएगी। जब मैं आपको 9th या 10th की पुस्तक आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोक देवता का एक अलग से टॉपिक लगता है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। प्रमुख लोक देवता एवं संत: समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुषों राजस्थान में लोक देवताओं व संत के रूप में पूजनीय हैं। सामाजिक व धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवता का उदय हुआ है। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रेरणा थे। ठीक है। अब देखिए हम अलग अलग लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। पहले लोक देवता हैं अपने गोगा जी। तो राजस्थान के 5 पंचपीरों में प्रमुख हैं रामदेव जी, पापू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। अब राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से हैं? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है लोक देवताओं से कि सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है। तो रामदेव जी, पापू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी राजस्थान के पंचपीर हैं। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोवर नवमी के रूप में मनाया जाता है। जो भाद्रपद की जो कृष्ण नवमी आती है, भादो महीने की जो कृष्ण नवमी आती है, इसको किसके रूप में मनाया जाता है? गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। अब गोगा मेडी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर कहाँ स्थित है? नागौर में। पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पर्वतसर में आयोजित होने वाला जो पशु मेला है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तेजा जी से। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पापू जी के बारे में। पापू जी राठौड़ों को ऊँटों को देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फिर चित्रण में पापू जी का जीवन चित्र दिखाई देता है। अब देखिए पापू जी के बारे में एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? ये मोस्ट क्वेश्चन है पापू जी के बारे में। तो ऊँटों के देवता कौन है? ऊँटों के देवता है पापू जी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक शौद्र के प्रतीक थे। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। तो रामदेव जी को किसके नाम से भी जाना जाता है? रामसा पीर, पीरों के पीर। ये भी इसके क्या है? उपनाम है। किसके? रामदेव जी के उपनाम है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन सबके अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हरबू जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। फिर कुछ संत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए मीराबाई का जन्म मेड़ता राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। भक्तनी मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? महाराणा कुमार भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा। वे संसार से विरक्त हो गई और अपना ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया। सरल व सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही है जो उनके पदों में भी झलकती है। अब देखिए मीराबाई के बारे में क्वेश्चन जो यहाँ से पुट हो सकता है आपके लिए, वो बस एक ही मात्र क्वेश्चन है कि मीराबाई का संबंध कहाँ से है? तो कुड़की ग्राम मेड़ता में इनका जन्म हुआ, इनका संबंध। और एक क्वेश्चन और पुट हो सकता है कि मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ? तो सिसोदिया वंश में। और किसके साथ हुआ? कुमार भोजराज के साथ। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संत दादू दयाल के बारे में। अब देखिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं संत दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते हैं। 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग की। ठीक है। तो संत दादू दयाल के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इसमें डिटेल इतनी सी है कि फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की थी। ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संत जामोजी के बारे में। जामोजी महाराज विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 ईस्वी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपाशय नामक गांव में हुआ था। जामोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। अब देखिए, जो जामोजी है, संत जामोजी, ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? पहला क्वेश्चन आपके लिए, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। ठीक है। जो जो विष्णोई समाज है, ये किसकी रक्षा करता है? ये पर्यावरण प्रेमी है। जो विष्णोई समाज है, ये क्या है? पर्यावरण की रक्षा करता है। इसलिए संत जो जामोजी है, इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण वैज्ञानिक। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी का जन्म कटियार बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या व चमत्कारी योगी है। अब देखिए, संत जो जसनाथ जी, इनका जन्म कहाँ हुआ? कटियार बीकानेर में हुआ। बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब हम पढ़ते हैं सत्यनाथ जी। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में संत सत्यनाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगाई। इन्होंने अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या में प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वस्थता में ही ईश्वर का निवास है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। अब देखिए, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हस्तकला के बारे में। तो यहाँ भी आपके लिए कुछ खास चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं आई हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हस्तकला के बारे में। हस्तकला में सबसे प्रमुख हम पढ़ेंगे काष्ठ कला के बारे में। काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रमुख प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कला का प्रधान केंद्र पश्चिम चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावटी और बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। अब देखिए, काष्ठ कला क्या है? काष्ठ कला मतलब क्या है क्या मतलब इसका? काष्ठ कला का, जो लकड़ी से निर्मित वस्तुएं हैं, लकड़ी से निर्मित जो भी वस्तुएं होती हैं, जो कला लकड़ी से निर्मित हम बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? काष्ठ कला कहते हैं। और काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में जो लकड़ी से विविध प्रकार की चीज़ें, कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। और इस कला का प्रधान केंद्र कहाँ है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में इस कला का प्रधान केंद्र है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मूर्तिकला के बारे में। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इस कारण यहाँ पर मूर्तियां पत्थर पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं टेराकोटा के बारे में। टेराकोटा मिट्टी से मूर्तियों तथा विभिन्न सजावटी और उपयोगी वस्तुएं तैयार करना, पकाना, तो टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर में, बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि मोलेला गांव है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव। ठीक है। तो टेराकोटा, जो मोलेला ग्राम है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। अलवर व बाड़मेर में भी जो टेराकोटा की वस्तुएं हैं वो निर्मित की जाती है। अब हम पढ़ते हैं ब्लू पोएट्री के बारे में। ब्लू पोएट्री चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोएट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ही ब्लू पोएट्री, सुनहरी पोएट्री आदि भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइनर कप प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। अब देखिए, आप जब जयपुर में जाओगे, जयपुर के म्यूजियम में आप जाओगे, तो आपको वहाँ ब्लू पोएट्री देखने को मिलेगी। जैसे कि अपनी जो मिट्टी की कटोरियाँ होती है, उनके ऊपर उनके ऊपर नीले रंग से नक्काशी की जाती है, नीले रंग से कुछ चित्रण किया जाता है। उसी को नाम क्या दिया गया है? ब्लू पोएट्री, उसी को नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाख का काम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती हैं। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर व जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से दो शहर प्रसिद्ध हैं? जयपुर व जोधपुर लाख का कामों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आभूषणों के बारे में। आभूषण,
आभूषण के बारे में देखते हैं। जटाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेव कला कहलाती है। अब देखिए थेव कला के बारे में कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थेव कला, तो थेव कला का संबंध किससे है? आभूषणों से थेव कला का संबंध है। ठीक है, थेव कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि थेव कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषणों के लिए विख्यात है। क्या है? थेव कला। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कपड़े पर छपाई। राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगनेर, अकोला, बाड़मेर, कालडोरा, पाली और बस्सी इन कार्यों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की बैंगनी और सोडे के मिश्रण से घोल बनाया जाता है। इससे कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापी ब्लॉक्स से उन पर छपाई की जाती है। अब आप देखिए किस प्रकार कपड़ों पर पहले छपाई की जाती थी, उसकी एक कंप्लीट प्रोसेस आपके सामने दिखाई गई है। लेकिन वर्तमान में देखिए छपाई कैसे होती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था। अब सिंथेटिक अप्राकृतिक रंगों का भी उपयोग होता है। पहले प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था और आज क्या होता है? सिंथेटिक रंगों का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काशीदारी एवं गोटाकारी। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर काशीदारी भी की जाती है। काशीदार में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों के तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेचवर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आदि तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। तो ये हम कुछ चीज़ें हमने हस्तकला के बारे में पढ़ी हैं। इस प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्र संस्कृति के अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की अपनी प्रमुख विशेषताएं, यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षण एवं मनमोहक हैं। इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। अब देखिए हमने कुछ चीज़ें हमने लोक देवताओं के बारे में पढ़ी, कुछ हमने लोक संतों के बारे में पढ़ी, कुछ हमने त्यौहार पढ़े, कुछ हमने मेले पढ़े। तो इससे मिक्स करके एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है ये कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 10। साथ ही कक्षा 6 की जो पुस्तक है, कक्षा 6 की पुस्तक ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कक्षा 7 का अध्याय, प्रथम अध्याय से हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 7 को। ठीक है, तो आज का जो अपना ये चैप्टर है, ये जो अपना चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ ही इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं एमसीक्यू टाइप। चोर कांड किस मंदिर को जाना जाता है? तो आपको पता होगा चोर कांड किस मंदिर को जाना जाता है? काली माता मंदिर। ऊँटों को देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि ऊँटों को देवता के रूप में बापू जी को पूजा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये भी क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं और शब्दावली आप खुद देखनी है। शब्दावलियों में समझाने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।